राम राम जी सबको। और मैं सभी से जो सारे सत्याग्रह में आए हुए हैं यहाँ और बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भी दे रहे हैं, अग्निपथ योजना के विरोध में हम यहाँ पे बैठे धरने में सुबह से, और अग्नि परीक्षा भी हम दे रहे हैं क्योंकि ऊपर से अग्नि बरस रही है। तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और सभी जो इसमें शामिल हैं उन सभी से कहता हूँ वो आके बैठ जाएं, और जो इसमें शामिल नहीं है वो खड़े रहें। जो सभी साथ में जो इसमें शामिल हैं, क्योंकि सत्याग्रह और धरना तभी माना जाएगा जो, जैसे अब ये नीटू सरपंच मेरे को लग रहा था शामिल नहीं है, मगर अब मसा बैठा है, नीचे अभी भी नहीं बैठा, गोडे होली इसके। तो जो सभी इसमें शामिल हैं, कोई हो सकता है अब मूंडसा का सरपंच हो सकता है शामिल ना हो, हमें नहीं पता, हो सकता है भाई शामिल ना हो, इसके विरोध में भी कोई हमने नहीं कुछ दे, मगर जो इसमें शामिल है, हाँ भाई विनोद तने देखते न कहूँ, जो शामिल हैं वो इसमें, क्योंकि ये जो है इस तरफ भी चाहे वो चाहे ये नीटे झुका रहा है तो पक्का इसके विरोध में है मेरे ख्याल, ये बेटा धड़ाका उठा हुआ है। तो जो है, और आप भी कौन सा तो क्या इसके में ये और ख़तरनाक बात है, बैठ जाओ, ये और ख़तरनाक बात है जो कौशिक साहब कह रहे थे, बोले भाई आप शामिल हो कि नहीं, बोले मैं तो खड़ा हूँ मैं पीछे हूँ, ये और ख़तरनाक बात है। तो आप सब ने सुबह से यहाँ पे आप बैठे, में ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा। हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय हरियाणा के वरिष्ठतम राजनीतिक और इस इलाके के लिए जिनका एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, तपस्या रही है, बड़ी कुर्बानी रही, हर कदम पे जब से मैंने सार्वजनिक जीवन में कदम बढ़ाए हैं, हर कदम पे जिनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्यार उसने मुझे मिला है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। हमारे बहुत आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारी बहन जिन्होंने बहुत काबिलियत से झज्जर की बात हमेशा हरियाणा की विधानसभा में उठाने का काम किया है। आपके हर लड़ाई में, इस इलाके की हर लड़ाई में जो हमेशा शामिल रही हैं। हमारी बड़ी बहन आदरणीय गीता भुक्कल जी, हमारे बादली से जो विधायक हैं डॉक्टर कुलदीप बस जी, आज उनकी कमेटी का टूर गया हुआ है तो उनकी हाजिरी लगा रहे हैं। हमारे ईश्वर वत्स जी, हमारे बीच में एसीपी राजवीर जाखड़ जी, रोजबान जाखड़ जी, हमारे भाई रावनहार सिंह जी, हमारे बीच में, क्योंकि एक एक का नाम जो है मैं लगभग ऊपर और नीचे, हमारी सेवा दल की प्रधान है हमारे बीच में उपस्थित, उनका भी, हमारी बहन है, बहुत हौसले से लड़ाई लड़ती है, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बहुत आदरणीय चोईराज सिंह जाखड़ जी जो परली तरफ कुर्सी पे बैठे हैं जो है पेड़ के नीचे, और भी हमारे सारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक एक का नाम अगर लूँगा तो हमारे यूथ के हमारे प्रधान रहे हमारे दीपक जी, और जो मौजूदा युवा कांग्रेस के प्रधान हैं हमारे केडी जी, दीपक धनखड़ जी इससे पहले थे हमारे युवा कांग्रेस के प्रधान। तो सभी पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज हम लोग इस अग्निपथ योजना के विरोध में यहाँ बैठे और सरकार से मांग करते कि सरकार इस योजना को वापस ले, क्योंकि ये योजना ना तो देश के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में, राष्ट्र सुरक्षा के हित में, ना ये फौज के हित में, और ना ही ये नौजवानों के भविष्य के हित में। और इसीलिए हमारी मांग है कि ये सरकार इस योजना को वापस ले। पहली बात, देश, अगर कोई बात देश हित में नहीं होगी, कोई योजना देश हित में नहीं आएगी, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें। ये राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं, जो राष्ट्र चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो। चीन हमारे बॉर्डर्स के अंदर
आज बैठा है। पाकिस्तान एक तरफ चीन के साथ मिलकर और दो बॉर्डरों पर इस प्रकार का जहाँ पड़ोस हो, वहाँ एक ऐसी फौज हो उस देश की जिसका नाम दुनिया में हो। आज पूरी दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ फौज कहीं की मानी जाती है, सबसे ज़्यादा साख अगर किसी फौज की है तो हिंदुस्तान की फौज की है। ऐसे ऐसे दुश्मनों को, जिस फौज ने ऐसे दुश्मनों के दांत फटते हमेशा किए हों, इतिहास गौरवशाली जिस फौज का रहा हो, दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ फौज जो मानी जाती हो, आज आपने बिना किसी से चर्चा करे, बिना सलाह लिए आपने उस फौज की नींव हिलाने का काम कर दिया। तो इसीलिए हमारी सबसे पहली जो हम कह रहे हैं ये वापस लो, तो उसमें हम इसलिए कह रहे हैं, युवाओं पे तो हम बाद में कहते हैं, ठीक है, युवाओं के भविष्य को आपने एक धक्का पहुंचाया इससे, लेकिन उससे पहले देश है। अगर कोई कदम देश की फौज को कमज़ोर करेगा तो उस कदम का हम विरोध करेंगे। और फौज कमज़ोर कैसे हो रही है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 साल में पहले 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, साल निकल गया और उसके बाद आखिरी साल 1000 के करीब दिन बचे हैं। 1000 दिन बचे हैं जो अपना ड्यूटी करेगा ट्रेनिंग और छुट्टी से अलग। उन 1000 दिनों में भी आखिरी साल 1.5 साल वो इस बात की चिंता करेगा कि बाहर निकलेगा तो क्या नौकरी मिलेगी, क्या आगे करेगा। आपने भी जब कभी किसी ने स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन करी हो, इंजीनियरिंग करी हो, तो आखिरी 1-2 साल पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान इस बात पे लगता है कि आगे क्या करेंगे। यहाँ भी वो सोचेगा आगे क्या करेंगे। जिस देश का सैनिक खुद ही अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित हो, वो किस मनोबल से देश की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे। ये राष्ट्रभक्ति के नाम पे वोट लेने वाले लोग आज सत्ता में पहुंच गए, मगर ये देश के नौजवान के दिल में जो राष्ट्रभक्ति की भावना है उसको समझ नहीं पाए। आप राष्ट्रभक्ति के नाम पे वोट तो ले रहे हो, लेकिन जो नौजवान सुबह 4 बजे अपने घर से निकलता है, प्रैक्टिस करता है, दौड़ करता है, दंड बैठक करता है, और जिस भावना से देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने की भावना से फौज में भर्ती होने की तैयारी करता है, उसके दिल में देशभक्ति की क्या भावना है, उस भावना को आप नहीं समझ पाए। केवल वोट देशभक्ति की भावना पे आप ले रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और देशभक्ति की भावना, देशभक्ति पे वोट अर्जित करने वाले लोग, देशभक्ति के राजनीति करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जब आएगा तो बीजेपी के दफ्तरों के बाहर चौकीदार की नौकरी हम देने का काम करेंगे। क्या वो बीजेपी के दफ्तरों के बाहर चौकीदारी करना चाहता है या देश में फौजी बनने का, देशभक्ति का? देश की फौज का मनोबल आपने कमज़ोर करने का काम किया। देश की फौज में जो युवा और एक्सपीरियंस का जो मिश्रण था, जोश का और होश का जो मिश्रण था, जो सेक्शन कमांडर होते, प्लेटून कमांडर होते, जो हवलदार, जो एक्सपीरियंस, जो जितना एक्सपीरियंस है, जो एक सर्विसमैन है वो समझते हैं, इस बात को जानते हैं, सारे एक सर्विस हाथ अपना जो है, जितना जो एक्सपीरियंस है वो अपनी यूनिट को उतना काबिलियत से किसी भी युद्ध की स्थिति में या किसी भी आतंकवादियों से लड़ाई लड़ने की स्थिति में बचा के भी रखता है और उस मिशन में कामयाब भी रहता है। आज आपने उस मिश्रण को आपने डिस्टर्ब कर दिया। फौज को कमज़ोर हम होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के युवा, और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, देश की सुरक्षा और फौज ऐसी चीज़ें, इन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन पे राष्ट्रनीति होनी चाहिए। ये देश के लोकतंत्र की परंपरा रही है, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा। जब जब देश पे खतरा है, जब जब फौज हमारी देश की मैदान में उतरी है, कभी युद्ध की स्थिति बनी है, देश की सुरक्षा की बात आई है, फौज से जुड़े हुए बड़े बदलाव कभी ऐसे सोचे गए हैं, तो हमेशा देश में सर्वसम्मति से पूरे देश को विश्वास में लेकर देश की सरकारें चली हैं, चाहे वो किसी की सरकारें रही हों। आज देश की फौज और सुरक्षा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। सबको विश्वास में लेके आपको चलना चाहिए था। और ये कोई नई उदाहरण नहीं है। आप याद करो 1971 का युद्ध, 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान से हम टकराए थे, 2 टुकड़े पाकिस्तान के हुए थे, पूरे दुनिया के अंदर जब जवाब देने की बात आई थी तो यूनाइटेड नेशंस में, अगर हिंदुस्तान से उस समय इंदिरा जी की सरकार थी, अगर यूनाइटेड नेशंस में
कोई हिंदुस्तान का दूत बन के गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बन के गए थे। ये इस देश की परंपरा रही है। कुछ चीज़ों, हर चीज़ में राजनीति आप करो, आप करते हो, आप हर चीज़ में राजनीति करो, हम नहीं बोलेंगे। ऐसी चीज़ों पे भी आप राजनीति करते हो जिन पर राजनीति नहीं, ऐसे विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और आप करते हो। आप धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे, भाषा पे, आप जिस पे आपको मर्ज करे आप राजनीति करो, लेकिन जहाँ तक देश की फौज की बात आए और देश की सुरक्षा की बात आए, आप वहाँ राजनीति ना करो, आप वहाँ पे राष्ट्रनीति करो। आज हम सरकार से कहना चाहते हैं, देश के नौजवान के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, जैसे ही मुझसे पहले कहा गया। ऐसा बड़ा खिलवाड़ क्योंकि आपने शगुफा छोड़ा, 2 करोड़ नौकरी का आपका जुमला फेल हो गया, 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं, देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई। और उसके बाद आपने शगुफा छोड़ दिया कि 10 लाख नौकरी देंगे, फौज में इतने लगाएंगे। अब 10 लाख नौकरी 3 साल से भर्ती हुई नहीं। मैंने ही पूछा था वो संसद में प्रश्न, मैं बताना चाहता हूँ। राज्यसभा में मैंने ही 28 मार्च को इसी साल प्रश्न पूछा था, जिसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुआ। वो रक्षा मंत्रालय से आपके भाई ने, आपके बच्चे ने सवाल पूछा था राज्यसभा में कि ये बताओ 3 साल में कितनी भर्ती हुई और कितनी पद रिक्त हैं, और इसका जवाब मिला था 2.5 लाख के करीब पद रिक्त हैं और 3 साल से भर्ती नहीं हुई। उस प्रश्न का जब जवाब मिला तो देश में सारे नौजवानों के दिल के अंदर वो चोट पहुंची जो तैयारी कर रहे थे। और आज क्या हुआ, उन नौजवानों को 2 करोड़ का जुमला देने वालों ने एक और शगुफा छोड़ दिया, 10 लाख रोज नौकरी देंगे। 10 लाख काल्पनिक सपने मत दिखाओ, कम से कम 2.5 लाख असली भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराओ, ये हमारी सरकार से मांग है। 62 लाख टोटल वैकेंसी पड़ी है केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकारों में 26 लाख अकेली केंद्र सरकार में वैकेंसी है, लेकिन धीरे धीरे खत्म की जा रही है क्योंकि निजीकरण चल रहा है, वो वैकेंसी खत्म हो रही हैं। और अब जब रेलवे में, एयरपोर्ट्स का, हर PSU का निजीकरण ही काफ़ी नहीं था, अब आर्मी के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट तरह की ये व्यवस्था ये लोग लेके आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि देश के युवाओं की भावना के साथ, युवाओं की देशभक्ति की उस भावना के साथ जिससे वो तैयारी करता है फौज में जाने के लिए, उसके साथ कितना बड़ा अपमान किया है इस सरकार ने और उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। और कह रहे हैं कि भाई हम जब ये निकलेंगे तो इनको परमानेंट देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री की आपने सुनी होगी बात, हरियाणा सरकार में हुड्डा साहब ने ठीक कहा कि पहले लगा दो फिर डेपुटेशन में भेज देना अगर आपकी नीयत है। कितने एक्स सर्विसमैन को आपने लगाया अभी तक? 15 साल के जो आप रिटायरमेंट पे आते हैं पूरा आपने सर्विस करके, कितने एक्स? आज भी प्रावधान तो है, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे इलाके के साथ इतना बड़ा नुकसान, वो मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ। कल मैं, वैसे तो पूरे देश के युवा के साथ ये बहुत बड़ा अपमान है और युवा के भविष्य को बहुत बड़ा नुकसान है। कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं राजस्थान गया था, जयपुर में मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और राजस्थान सरकार वालों ने एक दिन पहले मुझे सारी कैलकुलेशन दिखाई, क्योंकि राजस्थान का भी नुकसान है। हरियाणा और राजस्थान उन राज्यों में है जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान इसका होने जा रहा है। उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, भविष्य को लेकर आज पूरा देश का युवा 4 साल से सहमत नहीं है। ठीक है, देश की फौज को कमज़ोर होने से आपके मन में, हमारे मन में रोष है, मगर एक बात, एक नुकसान जो हरियाणा का सबसे फालतू हुआ, आज 3 साल से भर्ती नहीं थी, उससे पहले हर साल लगभग 5,000 भर्ती हरियाणा की होती थी, 5,000 बच्चों की पक्की भर्ती, लगभग 5,000, किसी साल 4,500 हुई। 2019-20 में हरियाणा से 5100 करीब भर्ती हुई, मगर 4,500-5,000 की भर्ती हरियाणा की एवरेज। राजस्थान की 7,000। अलग अलग प्रदेशों से कई ऐसे इलाके जहाँ परंपरागत तौर पे फौज की भर्ती ज़्यादा होती है, जैसे अपना झज्जर जिला है, जैसे अपना हरियाणा है, ये पूरा इलाका है, ये ऐसा इलाका है जहाँ जय जवान जय किसान का नारा, मेरा मानना है अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की कलम से जय जवान जय किसान का नारा अगर लिखा गया था तो कहीं ना कहीं उनके दिल में और दिमाग में झज्जर की, रोहतक की तस्वीर होगी, रेवाड़ी की, तब उन्होंने वो नारा लिखा था। ये इलाका है, इस इलाके से देश की फौज में बहुत बड़ा योगदान दिया।
यहाँ से हमारी भर्ती ज़्यादा होती है। अब इन्होंने एक कंडीशन लगा दी ऑल इंडिया आपने इसमें, तो अग्निवीरों में जहाँ 5000 की हमारी औसत भर्ती आ रही थी पक्की, अब अग्निवीरों में ये उस कंडीशन के आधार पर ये माना जा रहा है कि जो भर्ती होगी इस साल अग्निवीरों की, उसमें 963 अग्निवीर हरियाणा से लिए जाएंगे। 963 भी अग्निवीर हैं, फौजी नहीं है। इनमें से फौजी बनेंगे 240 जो पक्के होंगे, वो भी 4 साल के बाद। 4 साल के बाद 240 बनेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाओ, जहाँ 5000 हमारे पक्के भर्ती हो रहे थे हर साल, वहाँ घट के हो जाएंगे 240। ये आपने उस धरती, जिस धरती पे खड़े होकर आपने 1 रैंक 1 पेंशन का नारा दिया था रेवाड़ी में, तब जाके आप देश के सिंहासन पे पहुंचे थे। आपने नो रैंक नो पेंशन तो करी दी, मगर उस धरती के साथ आपने कैसा सलूक किया, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। जिस धरती में परंपरागत तौर पे सबसे ज़्यादा भर्ती जहां से होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं हैं, हर गांव में और घर में आपको कोई ना कोई फौज में, हर गांव में एक शहीद का उदाहरण मिल जाएगा। उस इलाके के साथ ये कैसा सलूक किया, देश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, ये किस चीज़ का आपने हमारे से बदला लिया, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आज हरियाणा और इसी तरीके से राजस्थान के भी कम होंगे, पंजाब के भी 3-4 प्रदेशों के सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें नौजवान होंगे। तो जो रह जाएंगे, खट्टर साहब कह रहे हैं कि रह जाएंगे, उनको हम देंगे। अभी आप एक्स सर्विसमैन को दे नहीं रहे, नंबर आपके बचे नहीं। जितनी भर्ती होगी उसमें हमारे 963 रह जाएंगे, 240 पक्के होंगे, जो बच जाएंगे उनको आप कह रहे हो। इससे ज़्यादा तो वैसे ही लगते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये जो है, ये जो योजना आई है, ना ये हमारे इलाके के हित में है, ना देश के, ना फौज के, ना नौजवानों के हित में। इसीलिए इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ना ये इलाका जानता है। मुझे गौरव है कि मैं इस इलाके से हूँ। जब 3 किसान कानून आए थे तो इस इलाके ने उनका विरोध किया, लड़ाई लड़ी, और अंततः ऐसी तानाशाह सरकार को, जो प्रचंड बहुमत से बनी हो, लोकतंत्र में ऐसी उदाहरण देश के इतिहास में नहीं देखा जाएगा। ऐसी सरकार को एक शांति प्रिय और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले आंदोलन में यूँ झुकाने का काम किया, जो किसान 3 कृषि कानूनों में आपने झुकाने का काम किया। इस इलाके का बहुत योगदान रहा। तो भाई पहले लड़े थे किसान के लिए, अब लड़ेंगे जवान के लिए। हम तो लड़ना जानते हैं, इनको भी पता है। ये इनको भी दिल्ली में जब ये बैठते हैं, ये मत सोचना, दिल्ली में जब बैठते हैं इनको पता है कि भाई दिल्ली के बॉर्डर पे आप बैठे हो, और इनको पता है कि लड़ाई हम लड़ना जानते हैं। संसद में भी लड़ेंगे। इनको तकलीफ़ है, इनको बहुत भारी तकलीफ़ है कि संसद में ये दीपेंद्र इतनी सीट आ गई विधानसभा की। हमने तो इसका इंतजाम कर दिया था शाम दाम दंड भेद से, ये संसद में ना पहुँचे, लेकिन विधानसभा में आपने सारी सीटें जिताई झज्जर से, और इतनी सीट आ गई हरियाणा के अंदर कि आप लोगों की ताकत और आप लोगों के आशीर्वाद से भाई इनको जितना भी चुपती है मेरी आवाज़, लेकिन पहुंचती ज़रूर है। हरियाणा से विपक्ष की आवाज़ अभी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे किसान के लिए लड़ी, भाई इसके जवान के लिए भी हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं आप सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि भाई इस लड़ाई में पूरा साथ आपका मिलेगा, तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई अग्निपथ योजना वापस